नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। नेपाल के बारे में इस समय यह कहा जा सकता है कि नेपाल के नेताओं ने नेपाल को बर्बाद कर दिया है। आप पूछेंगे कैसे? तो चलिए इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करते हैं। नेपाल की सत्ता ने नेपाल में सोशल मीडिया के 26 प्लेटफॉर्म को बैन करने का फैसला सुनाया। नेपाल की सरकार ने इसमें यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म शामिल हैं। नेपाल की सरकार का यह तर्क था कि यह जो प्लेटफॉर्म है, यह प्लेटफॉर्म नेपाल में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं और इन प्लेटफॉर्म के सहारे मिसलीडिंग जानकारियां फैलाई जा रही हैं। यह प्लेटफॉर्म एक ऐसा मैकेनिज्म नहीं बना रहे हैं जिस मैकेनिज्म के तहत अगर नेपाल की सरकार यह कहे कि यह जो अमुक सूचना चल रही है यह मिसलीडिंग है, इसे हटा दिया जाए, तो वह उसे हटा दें। इस तरह का ग्रीवांस का मैकेनिज्म यह प्लेटफॉर्म नेपाल में नहीं बना रहे हैं और इसकी वजह से इन सभी प्लेटफॉर्म को नेपाल में बैन करने का फैसला लिया जा रहा है। जब यह फैसला आया तो इसका जबरदस्त विरोध हुआ और 13 से 28 साल के बीच आने वाले नौजवान, जिन्हें इन सूचना क्रांति के जमाने में जेनजी कहकर पुकारा जाता है, उन्होंने तो इसका जमकर विरोध किया। इनका तर्क यह था कि सरकार इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इसलिए नहीं बंद कर रही है क्योंकि यहां से फेक न्यूज फैलाया जा रहा है, मिसलीडिंग जानकारियां दी जा रही हैं, बल्कि इसलिए इसको बंद किया जा रहा है क्योंकि यहां से जनता की आवाज बुलंद हो रही है। सरकार के भ्रष्टाचार का खुलासा जनता तक पहुंच रहा है। नेपाली सरकार के नेताओं की बेईमानी, उनका भ्रष्टाचार, सब कुछ जनता तक पहुंच रहा है। हमारे माता पिता के टैक्स के पैसे पर नेपाली सरकार का खजाना भरता है। इस खजाने का इस्तेमाल जन कल्याण के लिए होना चाहिए, मगर इसका इस्तेमाल कहां हो रहा है? यह सारे नेता अमीर हो रहे हैं, इनके बच्चे अय्यासी कर रहे हैं, अय्यासी की जिंदगी जी रहे हैं। नेपाल का बहुत बड़ा तबका गरीबी में जी रहा है। भ्रष्ट नेताओं के बच्चे, मतलब नेपो किड्स और नेपो बेबीज, अय्यासी की जिंदगी जो उनकी है, उनको यह जो जेनजी थे वह उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उनकी तस्वीर, उनके वीडियो को जनता तक पहुंचा रहे हैं और इसे रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नेपाल सरकार ने बंद करने का फैसला किया है। और जो मीडिया के संस्थान है वो तो सरकार के प्रोपेगेंडा को बेचते हैं। जेनजी का कहना है सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर नहीं करते हैं। यह सब सोशल मीडिया से ही संभव हो पाया है और इसी से भ्रष्टाचार नेपाल का उजागर हो पाया है और इन सब पर रोक लगाने के लिए सरकार सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा रही है। जेनजी के इस तर्क का उन्होंने भरपूर साथ दिया जो सोशल मीडिया के फायदे से अपना जीवन चला रहे हैं, मतलब जो यूट्यूब, एक्स, फेसबुक से कमाई कर रहे हैं, अपने परिवार के लोगों से बात कर रहे हैं, जो परिवार के लोग नेपाल में नहीं हैं, नेपाल से बाहर काम कर रहे हैं। और इसके बाद 8 सितंबर को नेपाल की राजधानी में काठमांडू की सड़कों पर सोशल मीडिया बैन के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ, नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। इसमें ज्यादातर जेनजी शामिल थे। इस विरोध को नेपाल की केपी शर्मा ओली की सरकार ने जबरदस्त हिंसा से कुचलना चाहा। इस हिंसा में स्कूल और कॉलेज जाने वाले करीब 20 नौजवानों की मौत हो गई, 400 से ज्यादा नौजवान घायल हो गए। और इसके बाद जेनजी के भीतर नेपाली सरकार के लिए मौजूद सालों साल का गुस्सा किसी ज्वालामुखी की तरफ फूट पड़ा। काठमांडू में हो रहा था विरोध प्रदर्शन 8 सितंबर को और वह अगले दिन नेपाल के 77 जिलों में फैल गया। 8 सितंबर की रात में नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया, मगर उसके बावजूद भी नेपाल के नौजवानों ने नेपाल की संसद को जला दिया, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट को जला दिया, प्रधानमंत्री के घर को जला दिया, भूतपूर्व प्रधानमंत्री के घर और संपत्ति को जला दिया, कई मंत्रियों के घर को जला दिया, कई सरकारी अधिकारियों के घर को जला दिया, भूतपूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया, वित्त मंत्री को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारा, नेपाल के बड़े मीडिया हाउस काठमांडू पोस्ट को जला दिया गया, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया, नेपाली सरकार के कैबिनेट के कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन आगजनी उसके बावजूद भी चलती रही। और इस समय स्थिति नेपाल में तनावपूर्ण है, मगर हिंसा पर नियंत्रण है। लेकिन नेपाल की सरकार को जलाना केवल सोशल मीडिया प्रतिबंध से नहीं जुड़ा है,
केवल उससे जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। यह बात सही है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जब कुचला गया और बच्चों की जब मौत हो गई तो उसके बाद विरोध भड़का, लेकिन इसके पीछे की बुनियाद बहुत गहरी है। अब उसे समझते हैं। नेपाल की आबादी 3 करोड़ के आसपास है। चीन और भारत के बीच पसरे हुए हिमालय के इलाके में नेपाल बसा हुआ है। नेपाल की 18% जमीन हिमालय के तराई का इलाका है। कृषि के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ जमीन है। जनसंख्या घनत्व 207 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर के आसपास है। मतलब जितना बड़ा क्षेत्रफल नेपाल के पास है उसके हिसाब से जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं है। हिमालय के घाटियों में बसा हुआ यह देश पर्यटन के लिहाज से असीम संभावनाएं रखता है। कहने का मतलब यह बनता है कि अगर नेपाल की पॉलिटिकल लीडरशिप ईमानदार होती, स्टेबल होती, तो नेपाल दक्षिण एशिया का नहीं पूरी दुनिया में आर्थिक समृद्धि का केंद्र होता। बेरोजगारी, गरीबी, जलवायु, पर्यावरण से जुड़ी जितनी भी परेशानियां हैं उन सब से बड़ी मजबूती के साथ लड़ता। मगर नेपाल में ऐसा नहीं है। साल 2008 तक तो नेपाल में राजशाही रही है। राजशाही को खत्म करने के लिए बहुत लंबा विद्रोह हुआ। दसियों हजार लोग मारे गए, हजारों लोग लापता हुए और तब जाकर के साल 2008 में नेपाल में राजशाही का अंत हुआ। नेपाल गणराज्य के तौर पर उभर करके आया। साल 2008 से लेकर के 2025 के बीच देखिए 17 साल की अवधि है। मगर इन 17 सालों में नेपाल में 14 प्रधानमंत्री हुए हैं। किसी भी एक प्रधानमंत्री ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। यह आंकड़ा बताता है कि नेपाल राजनीतिक तौर पर स्थायी हालात में कभी रहा ही नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार अमिताभ मट्टू लिखते हैं कि नेपाल में 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, मार्क्सिस्ट एंड लेनिस्ट और माओवादी सेंटर। इन तीनों ने कभी भी मिलकर के नेपाल में स्थायी राजनीतिक सुधार करने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमेशा इस कोशिश में लगे रहे कि किसी न किसी तरह की चालबाजी करके सत्ता में बना रहा जाए, गठबंधन में सरकार रहे जिसका मुख्य उद्देश्य सरकार में सत्ता में बना रहना हो। साल 2015 में नेपाल का संविधान बना, मगर उसके बावजूद भी स्थायी तौर पर कोशिश नहीं की गई कि स्थायी सुधार हो, स्थायी सरकार बने। सरकारें लगातार बदलती रहीं। सरकार में भाई भतीजावाद साफ तौर पर दिखाई देने लगा, भ्रष्टाचार साफ तौर पर दिखाई देने लगा। नेपाल के लोगों को यह भी दिखाई देने लगा कि भ्रष्टाचार में शामिल नेताओं की जांच ही नहीं होती है। सरकार का ढांचा ऐसा है कि वह बचा लेते हैं, वह नियम कानून का गलत इस्तेमाल करके कुछ भी कर लेते हैं। मौजूदा वक्त में हालात यह हो चुका था कि नेपाल का हर बड़ा नेता किसी न किसी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप में फंसा हुआ है। केपी शर्मा ओली से लेकर के भूतपूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड तक सब पर सैकड़ों करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा है। इन सब चीजों ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की नेपाल में जो क्रेडिट होती है साख, उसको मौजूदा वक्त की नौजवानों के सामने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। नेपाल में कुछ समय से तो लोकशाही को खत्म करके राजशाही लाने की वकालत भी चल रही है। नेपाल के नौजवानों की आंखों के सामने जो नेता मौजूद हैं वह सब उन्हें किसी राजनीतिक ड्रामे का हिस्सा लगते हैं। उन्हें लगता है कि व्यवस्था केवल सत्ता के खेल में डूबी हुई है। व्यवस्था ना तो नेपाल के नौजवानों को नौकरियां दे रही है, ना ही जस्टिस दे रही है, ना ही सम्मान दे रही है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जब नौजवानों पर सरकारी दमन हुआ और कई नौजवानों की मौत हो गई, तो उसके बाद जन्मे विरोध में सरकार के खिलाफ पूरा का पूरा नेपाल खड़ा हो गया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि नेपाल के टोटल वर्कफोर्स का केवल 37% हिस्सा किसी न किसी काम में लगा हुआ है। मतलब 63% जिसे रोजगार मिलना चाहिए रोजगार नहीं है। इसमें भी 82% हिस्सा इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम कर रहा है। मजदूरी बहुत ज्यादा कम है। केवल 3 करोड़ की आबादी वाला मुल्क होने के बावजूद भी नेपाल की प्रति व्यक्ति आमदनी 1400 से लेकर के 1500 अमेरिकी डॉलर के आसपास बनती है। भारतीय रुपए में कहा जाए तो 10,000 रुपए महीने के आसपास। और नेपाल की सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि नेपाल से सालाना तकरीबन 4 लाख से ज्यादा नौजवान नेपाल छोड़कर के दूसरे देश में काम करने के लिए चले जाते हैं। प्रत्येक दिन के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 1000 नेपाली नौजवान हर दिन अपना देश छोड़ देते हैं। चीन, भारत, मलेशिया, गल्फ कंट्री में जाने वाले यह नेपाली नौजवान जो पैसा नेपाल में भेजते हैं, यानी जो रेमिटेंस वह भेजते हैं, इससे नेपाल की जीडीपी का 25 से 33% हिस्सा बनता है। यानी अगर यह पैसा भेजना बंद कर दें तो नेपाल की हालत बहुत ज्यादा खराब है और भी ज्यादा भयानक हो जाएगी।
दिक्कत वाली बात तो यह है कि इन लोगों को नेपाल की राजनीतिक सत्ता से मोहभंग हो चुका है, और जो नेपाल में मौजूद नौजवान हैं उनका कहर तो 2 दिन में पूरी दुनिया ने देख लिया। इसलिए नेपाल हाल फिलहाल में ऐसे भंवर में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है जहां इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं है कि आखिरकार नेपाल को कौन संभालेगा। नेपाल का कौन सा समूह नेपाल को संभालने जा रहा है? क्या नेपाल फिर से राजशाही की तरफ लौटेगा या लोकतंत्र की तरफ? अगर लोकतंत्र की तरफ नेपाल आगे बढ़ेगा तो क्या ऐसे नेता हैं जिस पर नेपाल के नौजवान और जनता भरोसा जता सके? तो यह है जो पूरी कहानी बताती है कि नेपाल के नेताओं ने ही नेपाल को बर्बाद कर दिया है। शुक्रिया।